हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में। अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो ये इमेज होगी वहां पे, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा बेसिक समझते हैं। जब भी हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ की बात करते हैं तो उन्हें 3 लेयर्स में विभाजित किया जाता है। लेयर्स ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ कहते हैं इसे। तो 3 कंसेंट्रिक लेयर्स की बात होती है यहां पे। कौन कौन सी लेयर्स? क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाइड तरीके से बनाते हैं, थोड़ा सा बेहतर समझ में आएगा। इतना सिंप्लीफाइड डिवीजन नहीं है, लेकिन इससे आपको समझ में आएगा। अब यहां पे 1-2 चीजें सीख लेते हैं। क्रस्ट को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियानिक क्रस्ट। मैंटल को भी 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, अपर मैंटल एंड लोअर मैंटल। कोर को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, आउटर कोर एंड इनर कोर। राइट? अब स्टेप बाय स्टेप चीजें सीखेंगे, ध्यान से देखिएगा। कई बार आपने शब्द सुना होगा लिथोस्फीयर। अभी मैं क्यों बता रही हूं, जब भी आप थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ते हैं तो वहां बताया जाता है कि अर्थ को डिवाइड किया जाता है इनटू मल्टीपल प्लेट्स, है ना। अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, और आप पढ़ते हैं कि ये प्लेट्स फ्लोट करती हैं ओवर अ लेयर कॉल्ड एस्थेनोस्फीयर। इसको सिंपल शब्दों में समझाती हूं मैं कि अर्थ को यहां पे डिवाइड कर दिया गया है इनटू मल्टीपल लिथोस्फेरिक प्लेट्स, और ये प्लेट्स मूव कर रही हैं ओवर अ लेयर कॉल्ड एस्थेनोस्फीयर। अब ये मैं क्यों बता रही हूं, यहां शब्द यूज होता है लिथोस्फेरिक प्लेट्स। कई बार हमें लग सकता है शायद क्रस्ट ही लिथोस्फीयर है, पर ध्यान से देखिएगा, लिथोस्फीयर होता है क्रस्ट प्लस uppermost part of upper mantle, या फिर इसे टॉप मैंटल भी कहते हैं। यानी कि क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अपर मैंटल। अपर, पूरी अपर मैंटल का जो अपर मोस्ट पार्ट है, ये पूरा जोन मिलके बनाता है लिथोस्फीयर, या इसे लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, अपर मैंटल का जो अपर मोस्ट पार्ट है, यानी जिसे टॉप मैंटल भी कह रहे हैं, वो तो लिथोस्फीयर का पार्ट हो गया। जो अपर मैंटल का बाकी पार्ट बचा है ना, इसके लिए जो शब्द यूज होता है वो होता है एस्थेनोस्फीयर। जब हम कहते हैं ना मैग्मा चेंबर, वो एक्चुअली इसी के लिए शब्द यूज होता है। यानी ये किस स्टेट में है? ये है आपका सेमी सॉलिड स्टेट में। आप मैग्मा के बारे में सोचो, और ये जो हीटेड मैग्मा है ना, इसका कारण क्या बताया जा रहा है इस हीट का? याद रखिएगा, इसका कारण बताया जाता है रेडियो एक्टिव डीके। राइट? तो अब अगर हम इस थ्योरी की भी बात कर लें कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स आर मूविंग ओवर एस्थेनोस्फीयर, यही तो हो रहा है। लिथोस्फेरिक प्लेट जो हमारी है वो मूव कर रही है ओवर एस्थेनोस्फीयर। राइट? नेक्स्ट, अब लोअर मैंटल की बात करें तो याद रखिएगा ये है सॉलिड। वहीं अगर मैं कोर की बात करूं, कोर को मैं थोड़ा दूसरे तरीके से समझाती हूं। अगर हम कोर की बात करें ना, उसको 2 भागों में डिवाइड किया जा रहा है। क्या क्या? एक तो आउटर कोर, एक इनर कोर। अब आउटर कोर होता है हमारा लिक्विड, लेकिन जो इनर कोर है वो होता है हमारा सॉलिड। अब इनर कोर सॉलिड क्यों है? इसका कारण है कि बाकी सब तरफ से, है ना,
ओवरलाइंग मटेरियल्स का प्रेशर इस पर बहुत ही ज्यादा होता है। तो ये जरूर याद रखिएगा, आउटर कोर जो है ये हमारा होता है लिक्विड, लेकिन इनर कोर है हमारा सॉलिड। इनर कोर के सॉलिड होने का कारण क्या है? क्योंकि सभी तरफ से ओवरलाइंग मटेरियल्स का प्रेशर इस पर बहुत ही ज्यादा है। तो ये भी चीज आपने जरूर याद रखनी है। एक और चीज की अगर हम बात करें, है ना, यहां पर ना एक चीज आप याद रखिएगा, जैसे जैसे आप अर्थ के इंटीरियर में जाते जाएंगे डेंसिटी बढ़ती जाती है। इसको याद रखने का तरीका पता है क्या है? यहां पर एक टर्म याद रखिएगा आप, प्लैनेटरी डिफरेंशिएशन। अब जब फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ की हम बात करते हैं तो उस समय पे हम बात करते हैं कि एक प्रोसेस की प्लैनेटरी डिफरेंशिएशन, कि जब ये पूरी सेटिंग हो रही थी, ऑल द डेंसर मटेरियल मूव्ड टुवर्ड्स द सेंटर, और जो डेंस मटेरियल नहीं था वो बाहर की तरफ सेटल हुआ है। ये मैं क्यों बता रही हूं? सो दैट आपको याद रहे कि जैसे जैसे आप अर्थ के इंटीरियर में जाते जा रहे हैं डेंसिटी बढ़ती जा रही है, राइट? तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप टेम्परेचर की भी बात करेंगे तो आप देखेंगे जैसे जैसे अर्थ के इंटीरियर में आप जाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, राइट? चलिए आगे की बात करते हैं। अब ये थे हमारे बेसिक्स। यहां पर अब अगर हम इस इमेज की भी बात करें तो आप देख सकते हैं, आपको क्रस्ट के बारे में पता है, लिथोस्फीयर के बारे में पता है, और एस्थेनोस्फीयर का भी आइडिया हो गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये देखिए, अब हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। बिल्कुल बेसिक मैंने आपको समझा दिया। अब क्रस्ट की जब बात हो रही है तो वो कह रही है आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ है, इसकी थिकनेस वेरी करती है अंडर ओशियानिक एंड कॉन्टिनेंटल एरियाज, है ना। इसकी थिकनेस वेरी करती है अंडर ओशियानिक एंड कॉन्टिनेंटल एरियाज। इसको ना ऐसे समझिए, हमेशा मैं बोलती हूं, आप ये याद रखिए कुछ इस तरह से, राइट? ये पूरा है हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और ओशंस के नीचे जो हम बात कर रहे हैं ये है हमारा ओशियानिक क्रस्ट, राइट? अब वही वो कह रहे हैं कि क्रस्ट अंडर द ओशन एंड द कॉन्टिनेंटल एरियाज, इनकी थिकनेस में वेरिएशन है। आप देखो बिल्कुल थिकनेस में वेरिएशन तो है ही है, और वो बता भी रहे हैं ओशियानिक क्रस्ट थिनर है, बिल्कुल थिनर तो दिख रही है। मैं कारण भी बताऊंगी, याद रखने का तरीका, एज कंपेयर टू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब इसे याद करने का तरीका क्या है? रट्टा मारने का तरीका है ये। ओशियानिक प्लेट जो है ना वो कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रॉय होती रहती है, इसीलिए आप याद रखेंगे कि ओशियानिक क्रस्ट थिनर है। कैसे? मैं आपको बहुत बेसिक समझाती हूं, है ना, सिर्फ मैकेनिज्म है ही याद रखने का। अब जब हम थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि आपने अर्थ को डिवाइड किया है इनटू मल्टीपल लिथोस्फेरिक प्लेट्स। ये प्लेट्स मूव कर रही हैं ओवर अ लेयर कॉल्ड एस्थेनोस्फीयर। अब ये प्लेट जो है कॉन्टिनेंटल भी हो सकती है, ओशियानिक भी हो सकती है। अब ये प्लेट्स मूव कर रही हैं तो इनके बीच में इंटरैक्शन हो सकता है, फॉर एग्जांपल कन्वर्जेंस हो सकती है, डाइवर्जेंस हो सकती है। तो हम एक स्पेसिफिक एग्जांपल की बात कर लेते हैं, है ना। जब भी हम कन्वर्जेंस की बात कर रहे हैं और ओशियानिक प्लेट की बात हो रही है, फॉर एग्जांपल एक कॉन्टिनेंटल एक ओशियानिक प्लेट, है ना, तो ओशियानिक प्लेट बीइंग डेंसर ना हमेशा सबडक्ट करेगी। सबडक्ट करने का मतलब यहां पर क्या है कि जब प्लेट सबडक्ट करेगी, अर्थ के इंटीरियर में मैग्मा है तो उनके साथ मिलकर ये मोल्टन रॉक ही बन जाती है। तो कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है? ओशियानिक प्लेट डिस्ट्रॉय होती जा रही है। इसीलिए याद रखने का तरीका क्या है कि ओशियानिक क्रस्ट क्या है? बहुत थिक नहीं है, राइट? क्यों? क्योंकि ओशियानिक प्लेट कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रॉय होती जा रही है। तो अब ये पॉइंट आप भूलेंगे तो नहीं। वही वो बता रहे हैं कि ओशियानिक क्रस्ट की मीन थिकनेस केवल 5 किलोमीटर है, लेकिन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की 30 किलोमीटर है। और एक और चीज भी बता रहे हैं कि मान लो कहीं पे मेजर माउंटेन सिस्टम का रेफरेंस हम लें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के रेफरेंस में, यानी इस पे भी आपने एक बड़ा पहाड़ बना दिया, फॉर एग्जाम्पल कि यदि यहाँ पे मेजर माउंटेन रेंज है तो थिकनेस तो और ज्यादा बढ़ जाएगी ना। वही वो कह रहे हैं
कि जहां पर भी हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात कर रहे हैं, इट इज थिकर इन द एरिया जहां पे भी मेजर माउंटेन रेंजेस है। रादर एग्जाम्पल में आप याद रखिए, इट इज एज मच एज 70 किलोमीटर थिक इन द हिमालयन रीजन। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो यहां पर ना आपको कुछ फैक्चुअल डेटा याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्रस्ट जो कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है, आप देखिए 0.5 to 1% ऑफ अर्थ का वॉल्यूम है एंड लेस देन 1% ऑफ द अर्थ्स मास। ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं। यही सेम चीज हम मैंटल और कोर के लिए भी देखें। इसके बाद ना कुछ वैल्यूज है जो आपको याद रखनी है ना। फॉर एग्जाम्पल हम डेंसिटी की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेंगी, लेकिन बेसिक लॉजिक आप मत भूलिए। हमने अभी देखा था, पढ़ा भी था हमने, डेंसिटी इंक्रीजेस विद डेप्थ। जैसे जैसे आप अर्थ के इंटीरियर में जाते जाएंगे डेंसिटी बढ़ेगी। मैंने आपको सिर्फ याद रखने का तरीका बताया था कि आप प्लैनेटरी डिफरेंशिएशन को याद रखें, है ना, सिर्फ याद रखने के लिए बताया है। अब नेक्स्ट चीज जो बता रहे हैं, टेम्परेचर ऑफ द क्रस्ट भी इंक्रीज होता है विद डेप्थ। तो मैंने आपको यहां भी बताया था कि जैसे जैसे आप अर्थ के इंटीरियर में जाएंगे टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ये आपको एक स्पेसिफिक पॉइंट जो है याद रखना है। अगर आप बेसिक पॉइंट्स याद रखेंगे आपको वैल्यूज भी याद हो जाएंगे। फिर वो मैंटल के बारे में बोल रहे हैं, द पोर्शन ऑफ द इंटीरियर बियॉन्ड द क्रस्ट। क्रस्ट के बाद हमें पता है मैंटल देन कोर। अब यहां पे ना ये देखिए मोहोस डिसकंटिन्यूटी लिखा है, इसको अभी यही रहने दीजिए, लास्ट स्लाइड है हमारी, वहां दोबारा पढ़े। यहां पे एक चीज आप देखिए, यहां पे वो बता रहे हैं आपको कि अपर पोर्शन ऑफ द मैंटल इज कॉल्ड एस्थेनोस्फीयर, है ना। लेकिन जो यहां मैंने आपको याद रखने वाली बात बताई थी, क्या बताई थी, अगर हम पीछे जाएं, मैं आपको स्लाइड में भी दिखाऊंगी अभी, कि क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अपर मैंटल, ये लिथोस्फीयर है। बाकी पार्ट ऑफ द अपर मैंटल क्या है, एस्थेनोस्फीयर। वही वो चीज देखेंगे आप, वहां पर भी लिखेंगे। देखिए क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मैंटल है लिथोस्फीयर, राइट। और एस्थेनोस्फीयर की भी ये बात कर रहे हैं। एस्थेनोस्फीयर क्या था, मैंने आपको बताया था ना, जिसे आप मैग्मा चेंबर कहते हो, है ना, मेन सोर्स ऑफ मैग्मा जो वोल्केनिक इरप्शंस में बाहर आ रहा है। फिर देखिए वो बता रहे हैं लोअर मैंटल एक्सटेंड्स बियॉन्ड एस्थेनोस्फीयर एंड इट इज इन सॉलिड स्टेट। दोबारा से बना लेते हैं, आपको बिल्कुल याद आ जाएगा। ये देखिए क्रस्ट, मैंटल, कोर। अब हमने क्या पढ़ा था, क्रस्ट, जब मैंटल की हम बात कर रहे हैं, अपर मैंटल, लोअर मैंटल। अब आपको पता है क्रस्ट और अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अपर मैंटल, ये था आपका लिथोस्फीयर। जो बाकी पार्ट ऑफ द अपर मैंटल था, ये क्या था, एस्थेनोस्फीयर। इसके बाद हमारा क्या था, ये लोअर मैंटल, राइट। लोअर मैंटल देखो एक्सटेंड्स बियॉन्ड द एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर के बियॉन्ड क्या है, लोअर मैंटल। और इसकी हमने स्टेट क्या पढ़ी थी, सॉलिड स्टेट। तो मैंने आपको इनिशियली ही बेसिक बता दिया था कि जब यहां पर हम आए तो आपको और इजीली समझ में आए। अब मैंटल में देखिए, जैसे हमने क्रस्ट में पढ़ा था कि क्रस्ट कितना % ऑफ अर्थ वॉल्यूम है, कितना % ऑफ अर्थ मास है। अब मैंटल देखिए 83% ऑफ अर्थ वॉल्यूम एंड 67% ऑफ द अर्थ मास। तो ये वैल्यूज आपको याद करनी है ना। अगेन अगर आप डेंसिटी भी देखोगे, अगेन आप देखोगे कि इट इंक्रीजेस विद डेप्थ, आपको वैल्यूज याद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखिए एस्थेनोस्फीयर की भी हमने बात कर ली है, राइट। मेन सोर्स ऑफ मैग्मा दैट फाइंड्स इट्स वे टू द सरफेस ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शंस, है ना, एस्थेनोस्फीयर, है ना। अब आप देखिए इसको ना कई जगह आप देखोगे इट्स अ वीक लेयर, शब्द यूज होता है वीक लेयर, जहां से मैग्मा बाहर आ रहा है, राइट। और आप यहां शब्द देखिए, इट लाइज जस्ट बिलो द लिथोस्फीयर। अब देखिए इट लाइज जस्ट बिलो द लिथोस्फीयर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगेन वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेगी। लिथोस्फीयर देखिए, यही मैंने आपको चीज बताई थी, इट इंक्लूड्स क्रस्ट एंड द अपर पार्ट ऑफ मैंटल, है ना। और इसके लिए जो शब्द मैंने आपको कहा था यूज होगा लिथोस्फेरिक प्लेट्स, राइट। और हमने ये भी देखा था थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स में, लिथोस्फेरिक प्लेट्स आर मूविंग ओवर अ लेयर कॉल्ड एस्थेनोस्फीयर।
राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको बताया था कि वहां पर सेमी सॉलिड आपको जो है कंडीशन है ना, वहां पे इतनी हीट कैसे है, मैंने आपको बताया था कारण क्या था, रेडियो एक्टिव डीके। अब यहां पे एक पॉइंट और ऐड हो जाता है रेडियो एक्टिव डीके के अलावा कि प्राइमोर्डियल हीट लेफ्ट ओवर फॉर प्लैनेट्स फॉर्मेशन भी यहां पे सोर्स ऑफ हीट होगा। तो यदि आपसे सोर्स ऑफ हीट पूछा जाए, है ना, तो दो चीजें आप लिखेंगे, प्राइमोर्डियल हीट एंड रेडियो एक्टिव डीके। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कोर की। कोर का भी मैंने आपको बताया था कि आउटर कोर लिक्विड है, इनर कोर सॉलिड है, मैंने आपको बना के भी दिखाया था, राइट। कोर को हमने दो भागों में डिवाइड किया था, आउटर कोर, इनर कोर। और मैंने आपको कहा था आउटर कोर तो लिक्विड है लेकिन इनर कोर सॉलिड है। और मैंने आपको इनर कोर के सॉलिड होने का कारण भी बताया था कि ऊपर से ओवरलाइंग चीजों का वहां पे प्रेशर बहुत ही ज्यादा है। फिर वो बता भी नहीं, कोर इज मेड अप ऑफ वेरी हेवी मटेरियल्स मोस्टली कॉन्स्टिट्यूटेड बाय निकल एंड आयरन। कई बार आप देखोगे इसके लिए शब्द नाइफ भी यूज होता है, Ni फॉर निकल, Fe फॉर आयरन। इट इज समटाइम्स रेफर टू एज नाइफ लेयर। रादर मैं यहाँ पे आपको एक पॉइंट बताना चाहती हूँ, यहाँ पे ना हम बात करेंगे, जैसे आज हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ की बात कर रहे हैं, हमेशा से ऐसा पता नहीं था, पहले एक ओल्ड व्यू भी था जो कि बाद में पता चला ये सही नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा एक छोटे से कॉन्सेप्ट का, इसलिए बता रहे। पहले जो आउटर मोस्ट लेयर थी उसे सियाल कहते थे, है ना, जो हमारी आउटर मोस्ट लेयर थी, इसे कॉन्टिनेंट से एसोसिएटेड माना जाता था। नेक्स्ट लेयर को सीमा कहा जाता था और इसे ओशियानिक फ्लोर से एसोसिएटेड माना जाता था। इनर मोस्ट लेयर को नाइफ लेयर कहा जाता था, इनर मोस्ट लेयर, राइट। अब देखो, सियाल यानी कि सिलिका एंड एल्यूमिनियम, सीमा यानी कि सिलिका एंड मैग्नीशियम, नाइफ यानी कि निकल एंड आयरन। पहले माना जाता था कि सियाल इज फ्लोटिंग ओवर सीमा, है ना, जब इतना डिटेल में हमें नहीं पता था तब माना जाता था सियाल इज फ्लोटिंग ओवर सीमा, राइट। लेकिन इवेंचुअली ये व्यू जो है डिस्कार्ड हो गया, इसको बस बेसिक ही डिस्कस करेंगे, डिस्कार्ड हो गया और आज जो हम इंटीरियर पढ़ते हैं उस तरह से पढ़ा गया। अब मैंने ये आपको क्यों बताया, है ना, क्योंकि कई बार आप कई एग्जाम्स में देखेंगे जहां पे कॉन्टिनेंट्स के लिए जो एसोसिएटेड शब्द देखेंगे आप सियाल, ओशंस के लिए सीमा। तो आज भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए मैंने आपको ओल्ड व्यू बताया, कुछ स्पेसिफिक एग्जाम में पॉसिबिलिटी रहती है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कोर की भी अगर हम बात करें तो 16% ऑफ अर्थ्स वॉल्यूम एंड 33% ऑफ अर्थ्स मास, है ना। तो तीनों लेयर्स का आपको आइडिया होना चाहिए। आप देख सकते हैं डेंसिटी और टेम्परेचर की वैल्यूज भी आप याद रखेंगे, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा जो हमने ट्रेंड्स पढ़े हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, है ना, आउटर कोर, है ना, यहां पे इनफ प्रेशर नहीं है टू बी सॉलिड, है ना। जैसे ना आप इसको ऐसे याद रखिए, जब हमने आउटर और इनर कोर पढ़ी थी हमने कहा था इनर कोर सॉलिड है क्योंकि सब तरफ से प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो वो चीज इनर कोर पे ज्यादा एप्लीकेबल है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि आउटर कोर पे इतना प्रेशर नहीं है टू बी सॉलिड एज कंपेयर टू दी इनर कोर। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और हमने देखा इनर कोर हमारी सॉलिड है एंड जनरली बिलीव टू बी कंपोज्ड ऑफ आयरन एंड सम काइंड ऑफ निकल। तो जो हमने नाइफ वाली बात यहां पर करी ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। लास्ट टॉपिक है हमारा डिसकंटिन्यूटीज। अब ये एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है लेकिन पेपर में सवाल आते हैं। अब डिसकंटिन्यूटीज क्या होती है, सिंपल शब्दों में, जैसे ये मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी है, अब ये सेपरेट कर रही है क्रस्ट को मैंटल से, तो दोनों लेयर्स को ये क्या कर रही हैं, सेपरेट कर रही हैं। लेयर्स के बीच का ये आप ट्रांजिशन जोन मान लीजिए, या वो जोन जहां पे मार्क्ड चेंज इन फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज देखे जाते हैं। तो क्रस्ट और मैंटल को सेपरेट कर रही है मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद मैंटल और कोर को, पर इन्होंने क्या किया है, कोर को दो भागों में विभाजित कर लिया है, आउटर कोर एंड इनर कोर। तो सबसे पहले
मैंटल और आउटर कोर के बीच में लाई करती है गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, और उसके बाद आउटर और इनर कोर के बीच में, आउटर और इनर कोर के बीच में लाई करती है लेमन डिसकंटिन्यूटी। इन पॉइंट्स को आप जरूर याद रखें, बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही बेसिक्स आपसे डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।